maximum speed with which the particle can be rotated. A particle of mass 0.1 kg is to be rotated along a horizontal circle of 0. radius. Yes. Tension, speed v, radius r. ब्रेकिंग टेंशन 10 न्यूटन है, ये वैल्यू 10 न्यूटन। इसको थीटा ले लेते हैं, टी कॉस थीटा बराबर एम जी, टी साइन थीटा बराबर एम बी स्क्वायर बाई आर। पुट टी इज इक्वल टू 10 न्यूटन। टी की वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में ये हॉरिजॉन्टल सर्कल दिखा रहा है लेकिन ये है कोनिकल पेंडुलम। ठीक है, रेडियस आर दे रखी है, आर गिवन है, वी पूछ रहा है, तो पहले टी पुट करके यहाँ कॉस थीटा निकलेगा, कॉस थीटा से फिर साइन थीटा निकलेगा, फिर एम बी स्क्वायर बाई आर निकल जाएगा, वी की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, पहले कॉस थीटा निकला, फिर साइन थीटा निकला, साइन थीटा निकलने के बाद एम बी स्क्वायर बाई आर की वैल्यू निकल गई। चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाइए। करो बेटा शेयर। A person with a mass m standing in contact against the wall of a cylindrical drum of radius r rotating with an angle, ये ऐसे घूम रहा है। ओमेगा से यहाँ पर आदमी चिपका हुआ है, तो इस पे एक नॉर्मल इधर लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एम आर ओमेगा स्क्वायर, फ्रिक्शन ऊपर, एम जी नीचे, बैलेंस है तो एफ बराबर हो जाएगा एम जी और म्यू एन बराबर हो जाएगा एम जी। मैक्सिमम की बात करेगा तो म्यू एम आर ओमेगा स्क्वायर बराबर एम जी, ओमेगा बराबर जी बाई म्यू आर का अंडर रूट। ठीक है, कम से कम इतना ओमेगा होना चाहिए, तभी वो बैलेंस कर पाएगा, वेट को बैलेंस कर पाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ो भाई। क्वेश्चन नंबर 5, 2, 3, 5, 5. The particle is projected so that to just move along a vertical circle of radius r. Just यहाँ टी मैक्स होगा और जब मिनिमम पोजीशन पे जाएगा तो टी मिनिमम हो जाएगा। टी मिनिमम ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, टी मैक्स की वैल्यू निकल जाएगी एम वी स्क्वायर बाई आर प्लस एम जी। तो पूछ रहा टी मैक्स बाई टी मिनिमम, इन्फिनिटी नहीं होगा, वेरी वेरी लार्ज। ठीक है, इनफाइनाइट नहीं लेंगे, वेरी वेरी लार्ज लेंगे। ठीक है, फाइनाइट बट लार्ज, इनफाइनाइट नहीं लेंगे क्योंकि ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, 0 नहीं होता, जस्ट ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। चलो आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाइए। 7, ये नीचे घूम रहा है इस वाले सर्कल में, एज व्हेन द बीट p is rest with respect to the circular ring in the position shown in the then omega r square is, इस बीट में यहाँ ये घूम रहा है r रेडियस में a/2 में, तो इस पे फोर्स लगेगा एक सेंट्रीफ्यूगल m, ऐसे घूम रहा है, m a/2 ओमेगा स्क्वायर, नॉर्मल mg, थीटा, थीटा निकल जाएगा, a/2 दे रखा है, तो n साइन थीटा बराबर m a/2 ओमेगा स्क्वायर और n cos थीटा बराबर mg, tan थीटा बराबर a ओमेगा स्क्वायर बाई 2। वैल्यू पुट कर लो, आंसर। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ।
मौलिक और अंजलि तुम लोगों के 100 नंबर आए, बढ़िया है भाई, सारे क्वेश्चन सही किए हैं, बहुत बढ़िया। 4 आया था, कभी तो 100 आए, चलो इसके अब दोनों भाई लोगों ने मिलकर के 100 नंबर ले लिए, अच्छी बात। पेपर था भी ऐसा ही, इसमें सारे क्वेश्चन सही होने चाहिए थे, एक दो भी गलत तो चलता, लेकिन हाँ सारे सही हो गए, बहुत बढ़िया है। क्वेश्चन नंबर 8, इस हैवी स्मॉल साइज स्फीयर इज सस्पेंडेड बाय ए स्ट्रिंग ऑफ लेंथ समथिंग एल दे रखा होगा। The sphere rotates uniformly in a horizontal circle with the string making an angle theta with the vertical. Then the time period of its conical pendulum is, फिर वही conical pendulum आगे टाइम पीरियड बताना है। टाइम पीरियड बराबर होता है 2 पाई आर बाई वी। सब कुछ दे रखा है, लेंथ एल है, इसकी लेंथ दे रखी है एल, और रेडियस की वैल्यू हो जाएगी एल साइन थीटा। वैल्यू पुट करके सारी ये केस है, तो टेन थीटा बराबर हो जाएगा पी स्क्वायर बाई आर जी। एक कंडीशन ये आ गई, आर की वैल्यू दे रखी है, वैल्यू पुट करो, वी की वैल्यू निकालो, फिर टाइम पीरियड की वैल्यू निकालो। टाइम पीरियड क्या होता है, 2 पाई आर बाई वी होता है टाइम पीरियड, और रेडियस दे रखी है एल साइन थीटा। यहाँ से फॉर्मूला पुट करके आप क्या निकालेंगे, पहले वी निकलेगा, वी निकलेगा तो क्या निकल जाएगा, टाइम पीरियड निकल जाएगा। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा दिमाग। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, 9 क्या कहता है, आ जाओ भाई जरा देखें 9 कहाँ है। 9, क्वेश्चन नंबर 9 बेटे। हाँ देखो क्या है, कांस्टेंट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल मूविंग अलोंग सर्कल ऑफ रेडियस आर डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस कवर्ड बाय द टी बराबर के स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर बराबर के एस स्क्वायर, तो वी बराबर 2k बाई एम टाइम्स एस। ठीक है, फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल बताना है मुझे। वेलोसिटी मिल गई, फोर्स एक्टिंग बताना है। क्या पूछ रहे हैं, टेंजेंट एक्सेलरेशन, ए बराबर ए सेंट्रिपिटल का स्क्वायर प्लस ए टेंजेंशियल का स्क्वायर, वी स्क्वायर बाई आर का स्क्वायर प्लस ए टी का स्क्वायर। वैल्यू पुट कर लो, जिस टर्म में आंसर पूछ रहा है वो निकालो। ए टी की वैल्यू 2 k s बाई एम, और वी की वैल्यू आपको पता ही है, पुट करके वैल्यू और आंसर निकाल लीजिए। चलो बताओ भाई, निकालो नेक्स्ट। 9 का ऑप्शन क्या है, हो जाएगा ना सॉल्व, हाँ बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा। वैल्यू पुट कर दो, वी की वैल्यू पुट कर दो, ए टी की वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, 11, 12, 14, 18, 11, 11, 12, 14, 18 11। हाँ देखो, दो स्ट्रिंग दे रखी हैं, T2, T1। ये बॉय रिवॉल्व हॉरिजॉन्टल सर्कल में घुमा रहा है किसी टेबल पे, इफ द स्पीड ऑफ दिस, तो T1 माइनस T2 0.1 रेडियस 1 मीटर इंटू ओमेगा स्क्वायर, और T2 बराबर 0.1 इंटू 2 इंटू ओमेगा स्क्वायर। जो ये वाला ब्लॉक है, इस पे दो टेंशन, T1 अंदर की तरफ, T2 बाहर की तरफ, तो T1 माइनस T2 इज इक्वल टू एम एम मास, रेडियस इसकी 1 और ओमेगा स्क्वायर लॉग। और किसी बाहरी वाले को अगर चेक करेंगे तो उस पर टेंशन लग रहा है, मास रेडियस ओमेगा स्क्वायर, दोनों को सॉल्व कर लो, T1 T2 की वैल्यू आ जाए। ठीक है, 12, क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाओ। 12 क्या कहता है,
A racing car is traveling along a track at a constant speed. गया मतलब इसमें बहुत सारे लोगों को दिक्कत है, इसका एक ही तरीका है, थीटा निकाल लो। थीटा निकाल लोगे तो अपने आप काम बन जाएगा, और डी थीटा बाई डी टी निकाल लो, ओमेगा निकल जाएगा। थोड़ा सा ये अलग है, लेकिन फिर भी हम जनरल टाइम पे, ये थीटा है, इसकी स्पीड v है। ये डिस्टेंस vt है, या इसको x ले लो, इसको y ले लो। tan थीटा बराबर सर हाँ बेटे, ये रखा है 30 डिग्री। हाँ वो 30 डिग्री बाद में लिख देंगे ना, हम तो जनरल कर लेते हैं, जब थीटा का वैल्यू पुट कर देंगे 30 डिग्री, क्या दिक्कत है कि नहीं। लेकिन इसका ओके तरीका ये जनरल मेथड है, हाँ हमेशा ऐसे ही करते हैं। उस इंस्टेंट पे थीटा की वैल्यू 30 डिग्री पुट कर लेंगे, लेकिन नियम ये कहता है कि आप जनरल निकालिए, जनरल निकालने के बाद आप उस पर वैल्यू एंगल की पुट कीजिए, यही सबसे बढ़िया तरीका है, मतलब ये जनरलाइज मेथड है, ठीक है। अब tan थीटा बराबर एक्स बाई वाई आ गया, इसको डिफरेंशिएट कर दो, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा बाई डी टी, वाई कॉन्स्टेंट है, 1/y dx बाई डी टी, ये है असली मेथड। डिफरेंशिएट किया, tan थीटा की वैल्यू x बदल रहा है, dx बाई डी टी की वैल्यू v दे रखी है, सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा बाई डी टी ओमेगा है, किस रेट से चेंज हो रहा है, तो ये हो गया v बाई वाई। वैल्यू पुट कर लो और आंसर निकाल लो। सेक स्क्वायर 30, कॉस 30 की वैल्यू होती है कितनी, √3/2, तो इसकी 2/√3, तो यानी हो गया 4/3 ओमेगा बराबर v की वैल्यू दे रखी है, और v की वैल्यू कितनी दे रखी है 40, और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 1 मीटर, कितनी दे रखी है 30 हाँ 30 मीटर 30 मीटर, ये 40 मीटर पर सेकेंड। वैल्यू पुट कर दो, v की वैल्यू 40/30, 10 रेडियन पर सेकेंड, आंसर आ तो 1 गया। रेडियन आएगा ना, हाँ 1 रेडियन, फिर वो 40 और 30, फिर वो 0 कट जाएंगे, फिर वो क्या कह रहे हो, आवाज ही नहीं आ रही। सर यहाँ पे 1 रेडियन आएगा ना हाँ सर, 1 रेडियन। अच्छा 30, हाँ ठीक है, 1 रेडियन है, ठीक है 1 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था ये, इसमें ये वाली चीज हम लोगों को मालूम नहीं थी, लेकिन नियम यही है कि ऐसे केसेस में जनरल एंगल निकाल कर फिर उसको हम हमेशा का नियम है डिफरेंशिएट कर दिया जाए। चलो आगे बढ़ो, 1 11 12 14 18 22 24 14 11 12 14 ग्राफ दे रखा, the relationship between force and the position is shown in the figure. The work done in displacing a body from 1 to 5, 1 से 5 के बीच में एरिया अंडर द कर्व नहीं निकाल पाएंगे। इट इज नथिंग बट एरिया अंडर द कर्व, ऊपर वाला एरिया पॉजिटिव, नीचे वाला एरिया निगेटिव। पहला आ रहा है 10 + 20 - 20 + 10, ठीक है, तो आंसर है 10 नहीं 20, कितना आ रहा है 10 20 - 20 और 10, तो हो गया 20 अर्थ, वर्क डन आ गया 20, एरिया अंडर द कर्व। क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाओ, 14 हो गया, 18 पे आओ, 18 क्वेश्चन नंबर 18, a chain of mass m and length L placed on a table or with 1/3 of this hanging freely from the table, the amount of work done to pull the chain on the table is, उसकी पोटेंशियल एनर्जी के बराबर। इस वाली चेन को उठा के यहाँ ले आना है, कितना काम करना पड़ेगा, कितना हिस्सा अंदर डूबा हुआ है, टेबल विद 1/6 ऑफ इट्स हैंगिंग फ्रीली, ये 1/6 है, ये L/6 है, तो ये M/6 हो गया। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी इसकी बढ़ानी पड़ेगी, M/6 G L/12,
mgl/72। इतना काम करके उसको ऊपर उठा के लाके रख सकते, इतनी पोटेंशियल एनर्जी इसकी बढ़ानी पड़ेगी उठाने के लिए, m/6 gl/12। ठीक है, आंसर है mgl/72। क्वेश्चन नंबर 22 पे आ जाओ। तो भी समझने वाला था क्वेश्चन। द फोर्स एक्टिंग, फोर्स का दे रखा है, दो जगहों पे इक्विलिब्रियम आएगा, x1 और x2 पे इक्विलिब्रियम आएगा। स्टेबल इक्विलिब्रियम कहाँ होगा बताया था मैंने, क्यों भाई? स्टेबल इक्विलिब्रियम बताया था जहाँ फोर्स जीरो होते हैं, तो x1 और x2 पे फोर्स जीरो है। अच्छी बात है, इन दोनों जगहों पे इक्विलिब्रियम है। किसमें स्टेबल है, किसमें अनस्टेबल है? कैसे मालूम चलेगा? कई तरीके हैं सिंपल निकालने के, मैथमेटिकली भी मालूम है। U बराबर होता है du/dr होता है फोर्स, और dF/dr होता है -d²u/dr²। ठीक है, स्टेबल के लिए F = 0 and d²u/dr² = पॉजिटिव, ये स्टेबल है। तो u की वैल्यू d²u/dr² पॉजिटिव आएगा, यानी dF/dr स्लोप नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो अब इस कर्व में चेक करो किसमें स्लोप नेगेटिव है, फर्स्ट वाले केस में, सेकंड वाले केस में? सेकंड वाले केस में x बराबर x3। ये तो मैथमेटिकल तरीका। दूसरा लॉजिक जरा देखते हैं। स्टेबल इक्विलिब्रियम वो होता है जब बॉडी को अपनी जगह से डिस्प्लेस किया जाए। अगर पॉजिटिव में डिस्प्लेस किया जाए तो फोर्स नेगेटिव में रखा जाए, अगर इसको नेगेटिव में डिस्प्लेस किया जाए तो फोर्स पॉजिटिव में लगे। अपनी पोजीशन से अगर प्लस में डिस्प्लेस किया जाए तो फोर्स नेगेटिव में लगने लगे वापस लाने के लिए। अपनी पोजीशन से नेगेटिव में डिस्प्लेस किया जाए तो फोर्स पॉजिटिव में लगने लगे उसे अपनी पोजीशन, मतलब कुल मिलाकर उसको अपनी मीन पोजीशन पे लाना है। अब जरा लॉजिकली चेक करो, x1 पोजीशन पे अगर आपने उसको x1 से थोड़ा सा आगे बढ़ाया तो फोर्स हो गया पॉजिटिव। मतलब अगर आपने उसको पॉजिटिव में डिस्प्लेस किया तो फोर्स की वैल्यू भी आप देखिए फिगर में क्या आ रही है, पॉजिटिव। आपने x1 से थोड़ा सा बढ़ाया तो फोर्स की वैल्यू भी पॉजिटिव, मतलब आपने पॉजिटिव बढ़ाया तो फोर्स भी पॉजिटिव, मतलब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अब इधर आपने इसको थोड़ा सा पॉजिटिव बढ़ाया लेकिन फोर्स नेगेटिव हो गया, फोर्स नेगेटिव हो गया मतलब उसको वापस लाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए वो स्टेबल इक्विलिब्रियम हो जाएगा एट x = x2। ठीक है, ये अच्छा लॉजिकल क्वेश्चन, अच्छी बात। चलो आगे बढ़े। 22 के बाद कौन सा था बेटे? लास्ट क्वेश्चन था 24। क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। A uniform flexible chain of mass m and length 2 मीटर की, ठीक है, hangs in equilibrium over a smooth horizontal plane of negligible diameter। अच्छा, one end of the chain is given a small vertical displacement so that the chain slips over the pin। The speed of chain when it leaves pin is, क्वेश्चन समझने से पहले, a uniform flexible chain of mass m and length 2 hangs in equilibrium over a smooth horizontal pin of negligible diameter। hangs in equilibrium over a smooth horizontal pin of negligible। अच्छा, ये है ऐसे है, चेन ये लटकी हुई है इसके ऊपर, ये लटकी हुई है ना चेन, इसको डिस्प्लेस कर दिया गया। पोटेंशियल एनर्जी U1, इसको तो U बराबर 0 लाइन ले लेते हैं, U1 बराबर -mgl/4, m/2 कितनी दूरी पे? l/4 पे। क्यों l/2 l/2 l/4, U1 की वैल्यू आ गई -mgl/4। जब ये पूरा नीचे आ जाएगा तो U2 की वैल्यू आ जाएगी -mgl/2।
K1 को ले लिया 0, K2 को ले लिया हाफ ऑफ mv², पुट कर लिया, आंसर आ गया। ठीक है, ये वैल्यूज पुट करके आंसर निकाल हो जाएगा, बस फिगर का ध्यान रखना था। ठीक है, और बताइए किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो, किसी और क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, फिर आगे बढ़े। अब हम आ जाएंगे अपने बढ़िया वाले चैप्टर में। आज से शुरू करेंगे, कल से शुरू करें? शुरू करिए, लेकिन वो पूरा एक दिन में वो बताना पड़ेगा। कोई और डाउट हो तो पूछ लीजिए बच्चों। 6, 5, 6, 15, 20, चलो बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 15 एंड 20। चलो कल से चैप्टर स्टार्ट करेंगे। 6 आज इसी पे कुछ डिस्कशन कर लेते हैं। 6, 15 एंड 20। सेंटर ऑफ मास बहुत ही बढ़िया चैप्टर है। मैं आप सभी लोगों से उम्मीद करूंगा कि आप मुझसे पहले पढ़ते हुए चलेंगे। आप इस चैप्टर को पहले से ही पढ़ते चलेंगे। इस चैप्टर में अगर लॉस की बात की जाए तो लॉस बहुत ही छोटे छोटे हैं, बहुत बड़े लॉ नहीं है। बराबर dp/dt ये है, छोटी मोटी चीजें हैं, निकालना बहुत मुश्किल हो सकता है जब हम इसको पढ़ेंगे। तो इसमें बॉडीज आ जाएंगी, और बॉडीज का पूरा कंसेप्ट आज के मतलब इस चैप्टर से बॉडीज स्टार्ट हो जाएंगे। इसीलिए मेरा काम क्या है, मैं चैप्टर पहले नहीं पढ़ाऊंगा, मैं पहले बॉडीज को कैसे ट्रीट किया जाएगा वो सिखाऊंगा पूरी फिजिक्स में। तो कल जो पहला आर्टिकल होगा वो पूरी फिजिक्स का। कौन है भैया ये लाल पीला नीला कर रहा है? कौन है भाई? इतना लाल पीला नीला करने की क्या जरूरत है? तो हम आ जाए घर पे, रंग लगा देंगे लाल पीला नीला। चलो ये सब मत किया करो, गंदी बात है। अच्छा ध्यान दीजिए, तो ये जो चैप्टर है बहुत ही, ये और अगला चैप्टर रोटेशन, पूरी जान लगा दीजिए इन दोनों चैप्टरों को अच्छा करने के लिए। क्वेश्चंस की कोई लिमिट नहीं है, इतने जबरदस्त प्रॉब्लम बन जाते हैं, पूछिए मत। लेकिन आप जानते हैं मैं बहुत ही सिंपल तरीके सिखाते हुए लेके चलूंगा। मैं टफ बिल्कुल नहीं पढ़ाऊंगा, आसान। अच्छा चैप्टर है, बड़ा चैप्टर है, बहुत सारी चीजें, छोटी छोटी चीजें, फॉर्मूला वार्मूला वाला गेम नहीं है इसमें। मेनली गेम है प्रैक्टिस का। तो इसलिए आज अपने घर पे जाकर, मतलब घर पे ही, यहाँ पर कहाँ जाएंगे, चुपचाप शांति से पहला काम कीजिए, रीडिंग कर लीजिए सारे एलिमेंट बॉडीज, रिंग, डिस्क, सबको देख डालिए। किताब में मिलेगा आपको, रिंग मिलेगी, डिस्क मिलेगा, हॉलोस्फेयर मिलेगा, सॉलिड स्फेयर मिलेगा, कोन भी मिलेगा, सब मिलेगा। तो हम सारी बॉडीज को ट्रीट करेंगे, डिस्क, रिंग, हॉलोस्फेयर, सॉलिड स्फेयर, सबको डिस्कस करेंगे। तो आपका काम यही है कि आप इन सबको आज अच्छे से पढ़ लीजिए, कल हम इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। चलो पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है भाई? 6 कहता है इसी चैप्टर में एलिमेंट कट करना है। और एलिमेंट कट करना ही समझ लीजिए फिजिक्स की वो है टफनेस। मोस्टली बच्चे इसी में फंस जाते हैं। ये इंटीग्रेट वाली कहानी आ रही है, इंटीग्रेशन ना हो चलेगा, लेकिन एलिमेंट लेने में बहुत दिक्कत आती है। बच्चों को पता ही नहीं क्यों करते हैं। तो बॉडीज को डायरेक्ट हैंडल नहीं करते। फिजिक्स क्या है? फिजिक्स पॉइंट पार्टिकल के लिए डिफाइन की गई है। जितने भी रूल्स, जितने भी लॉ, सब कुछ एक पॉइंट पार्टिकल के लिए एप्लीकेबल है, लेकिन इनको अप्लाई किया जाता है बॉडीज के ऊपर, रिजिड बॉडीज के ऊपर। तो ऐसे केसेस में हमको करना पड़ता है मजबूरन, बॉडीज को एक पॉइंट मानना पड़ेगा, या बॉडी को एक सिंगल एंटिटी मानने के लिए हमको उसको सेंटर ऑफ मास निकालना पड़ेगा, आगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना पड़ेगा, फिर ग्रेविटेशनल फील्ड निकालनी पड़ेगी, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी पड़ेगी, फिर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी पड़ेगी, फिर फलाना, फिर ढिमकाना, कंडक्टिव। मतलब इस तरीके से आपको बार बार बॉडीज को हैंडल करना पड़ेगा। तो इसलिए कल जो हम पढ़ेंगे वो पूरी फिजिक्स का चैप्टर है, ना कि सेंटर ऑफ मास का। एलिमेंट्स ऑफ एनी जनरल बॉडी, रिंग हो, रॉड हो, डिस्क हो, वो कैसे काटेंगे, क्या करेंगे, वो सब कल डिस्कस आराम से करेंगे। लेकिन उसके पहले सभी लोग रीडिंग कर डालेंगे एलिमेंट्स की। कर लीजिएगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। है थोड़ा सा है डाइसी है, थोड़ा सा मुश्किल है। मुश्किल मतलब पता नहीं चलता कैसे कर रहा है। तो धीरे धीरे अंडरस्टैंडिंग बनेगी। कम से कम आप 10, 15, 20 बार जब करेंगे इन चीजों को, तब धीरे धीरे आइडिया लगेगा। तो इस पे प्रैक्टिस बहुत करनी। चलो अच्छा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। फिर वही क्वेश्चन आगे, कार इज ट्रेवलिंग विद लीनियर वेलोसिटी v ऑफ रेडियस r, इट इज इंक्रीजिंग। इसकी a की वैल्यू दे रखी है, टेंजेंशियल की वैल्यू a, दैट इक्वल्स टू dv/dt। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हो गया v² r। तो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन
ए सेंट्रीपिटल का स्क्वायर प्लस ए टेंजेंशियल का स्क्वायर, तो ए की वैल्यू हो गई अंडर रूट ऑफ वी स्क्वायर बाई आर का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, ए नोट टोटल, ए टोटल रिजल्टेंट एक्सेलरेशन। ठीक है, तो आंसर हो गया बी। चलो क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 चेक करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? 15, एन ऑब्जेक्ट of mass m accelerate uniformly from rest to this in acceleration, v final बराबर 0 प्लस a t1 t final, तो a की वैल्यू आ गई vf बाई tf। ठीक, जनरल टाइम पे वेलोसिटी u प्लस a t, तो v बराबर 0 प्लस vf बाई tf इंटू t। फोर्स हो गया ma, दैट इज m vf बाई tf। पावर हो गई fv, तो m vf बाई tf इंटू vf बाई tf इंटू t। वैल्यू पुट कर लो, mt vf बाई tf का स्क्वायर। ठीक, 15। 20 क्वेश्चन नंबर पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है? फिर वही फंक्शन। देखो हमेशा मैं देखता हूँ मोस्टली बच्चे इन्हीं सब फंक्शनों में झूल जाते हैं, लेकिन है कुछ नहीं। अब इसमें थोड़ा सा मैनिपुलेट कर लेना। अकॉर्डिंग टू द मास स्टार्ट मूविंग सो दैट इट्स वेलोसिटी वेरी, स्पीड चेंज हो रही है, इसका मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी आएगा। फाइंड द टोटल वर्क परफॉर्म्ड बाय ऑल द फोर्सेस व्हिच आर एक्टिंग ऑन द लोकोमोटिव ड्यूरिंग द फर्स्ट t सेकंड। अब देखो क्या हो, टेंजेंशियल फोर्स ही जो होगा वही स्पीड बढ़ाएगा, सेंट्रीपिटल केवल डायरेक्शन चेंज करता है। तो काइनेटिक एनर्जी चेंज करने वाला बीएम किसका है? के रूट एस। तो डेल्टा के बराबर हो जाएगा डब्ल्यू नेट, सीधे कर लो, हाफ ऑफ एम फर्स्ट टी सेकेंड बताना है ना। अच्छा अच्छा, पूरा फंक्शन बनाना ही पड़ेगा, सॉल्व करना ही पड़ेगा। डी एस बाई डी टी इज इक्वल टू के रूट एस, डी एस बाई रूट एस के डी टी। टू रूट एस बराबर के टी, वी बराबर के इंटू के टी बाई टू, के स्क्वायर टी बाई टू। ठीक है, वर्क डन। ये शुरुआती वेलोसिटी 0 मान लेते हैं। आंसर है 1/8 m के पावर 4। सही है, यस सर, यही है। ठीक है ना, वर्क डन के तरीके। तो ये भी घुमाने के लिए दे रखा है, इससे वेलोसिटी मिल गई टाइम के फंक्शन के तौर पे, और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू वर्क डन। बच्चों 1 मिनट में गूगल क्लास पे टेस्ट होने वाला, मैं 1 मिनट होल्ड करो सर, 1 मिनट कुछ पूछना है, ठीक है ना, 1 मिनट होल्ड करना। क्या कह रहे हैं यार ये? ओहो, होल्ड किया है ना बच्चों, मैं बता रहा हूँ जी। आप जीमेल पे जाकर इन्विटेशन एक्सेप्ट करिए।
वो कहाँ गए ये? चलो ठीक है बच्चों, इसका आंसर है 1/8 m⁴ t। ठीक है, चलो और बताओ भाई, कोई डाउट वगैरह हो तो पूछ लीजिए किसी क्वेश्चन में। आज देखिए बहुत जरूरी है, मैंने आज जो काम का इम्पोर्टेंट है और सभी लोगों को पढ़ना है, बिल्कुल इसमें ढिलाई मत करना। मैं कह रहा हूँ जब तक रोटेशन चैप्टर खत्म नहीं होता तब तक के लिए पूरी जान लगा दो, और अगर रोटेशन तक अच्छा हो गया तो बहुत अच्छा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 भी देख लेते हैं। चलिए देखो, इस टाइप के क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे, हल्का सा ध्यान रहे तो काम बन जाता है। In the figure of the block A is released from the rest when the spring is at the natural length for the block B of mass m to leave contact with the ground at some stage. The minimum mass A of must be, वो कितना जाना चाहिए नीचे, उसको उठा ले, तो kx की वैल्यू को हो जाना चाहिए mg। ये तो कंडीशन होगी उठाने के लिए। k1 0, u1 को 0 मान लिया, k2 फाइनली जाके स्प्रिंग पे रुक जाएगा, तो u2 की वैल्यू हाफ ऑफ kx², स्प्रिंग खिंच गई है, साथ साथ वो नीचे चला गया है, स्मॉल mgx। इक्वेशन लगा दो, सॉल्व करो। स्प्रिंग छूटी, काइनेटिक एनर्जी 0, जब फाइनली वो आके रुकेगा तो भी स्प्रिंग मतलब मैक्सिमम इलॉन्गेशन में भी काइनेटिक एनर्जी 0, शुरुआती पोटेंशियल एनर्जी 0 मान लिया, स्प्रिंग खिंच गई x और ब्लॉक चला गया x नीचे, पुट कर लिया। यहाँ पर कंडीशन याद रखनी है कि x बराबर किसके होना चाहिए उठाने के लिए, mg की वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। डन। और बताइए, और किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, कोई घबराने की जरूरत नहीं, पेपर बड़ा आसान था ये, अगला वाला अच्छा होगा। अगले वाले में नंबर लाना है तो बड़ा मेहनत करनी पड़ेगी, अगर उन्होंने पेपर अच्छा बनाया तो आसान हुआ, तब तो फिर पूछना ही नहीं कुछ। ठीक है, और कोई डाउट? फ्रॉम सिद्धार्थ यादव टू ऑल, हाँ अति सुंदर, अच्छा, और कोई डाउट नहीं है? ठीक है ना, चलो ठीक है बच्चों, आज पूरा का पूरा सेंटर ऑफ मास में बॉडीज वगैरह वाला पार्ट पढ़ लीजिएगा, बॉडीज वाला, रिंग, डिस्क, एलिमेंट, बेसिकली एलिमेंट वाला क्या निकलेगा वो बात की बात, उससे क्या क्या निकालेंगे वो सब अलग चीज है, वो हम सीखेंगे। लेकिन अभी हमारा काम है कि डिफरेंट डिफरेंट बॉडीज हैं, उनके एलिमेंट्स, रिंग, रे, पन्ने पलट के देख लीजिएगा। ठीक है, और थोड़ा मतलब कम समझ में आएगा, 30% 40% तक समझ में आता है तो अच्छी बात है, कल जा बाकी मैं डिस्कस करूंगा तो अच्छे समझ में आएगा। डन, चलिए बाकी कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू बच्चों, अभी मुझे थोड़ा काम भी है। बुक थैंक यू।